नमस्कार। हिंदी कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे व्याकरण का एक उपविषय जिसका शीर्षक है पदबंध। पदबंध को समझने से पूर्व हमें शब्द को समझना होगा और शब्द किससे बना है? वर्ण से। तो सबसे पहले हम समझते हैं वर्ण। भाषा की छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े न किए जा सके उसे वर्ण कहते हैं और वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जब वर्णों का हम एक सार्थक समूह बनाएंगे, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा क म ल, तो हो गया कमल। अगर इन्हीं वर्णों को मैं आगे पीछे कर देती हूँ, मान लो मैं लिख देती हूँ, यदि मैं बोलती हूँ म क ल, तो ये हुआ मकल, अर्थात ये कोई सार्थक शब्द तो हुआ नहीं। तो क्या हो गया? वो सार्थक तो नहीं हुआ। तो इसीलिए वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। अब आगे देखिए कि प्रत्येक स्वतंत्र सार्थक वर्ण समूह क्या कहलाएगा? वर्णों का समूह क्या कहलाएगा? शब्द कहलाएगा। लेकिन जब यही शब्द वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो वो स्वतंत्र नहीं रहता है, वो वाक्य के अनुसार ढल जाता है। व्याकरण के नियमों के अनुसार उसमें परिवर्तन आ जाता है और यही शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तो पद कहलाता है। अब आते हैं हम पदबंध किसे कहते हैं। तो जब एक से अधिक यदि परिभाषा के संदर्भ में पूछा जाए, परीक्षा में क्या आती है? परिभाषा आती है पदबंध की, और पदबंध की आप परिभाषा क्या लिखेंगे? जब एक से अधिक पद मिलकर एक व्याकरणिक इकाई का कार्य करते हैं तब उस बंधी हुई इकाई को क्या कहते हैं? पदबंध। तब उस बंधी हुई इकाई को हम पदबंध कहते हैं। समझ आया बच्चों? हमने भाषा की छोटी से छोटी इकाई ली। क्या लिया हमने? वर्ण। वर्णों का सार्थक मेल क्या बना? शब्द। और शब्दों का यही शब्द जब व्याकरणिक इकाई के तौर पर, व्याकरणिक इकाई किसे कहेंगे? अब ये चीज समझिए आप। व्याकरणिक इकाई मतलब कि कोई भी शब्द वाक्य में प्रयोग किया जा रहा है, वो कर्ता की भूमिका अदा कर रहा है, कर्म के स्थान पर प्रयोग किया जा रहा है, या फिर क्रिया की भूमिका अदा कर रहा है। तो वो शब्द वाक्य में कर्ता है, कर्म है या क्रिया है, वो व्याकरणिक इकाई ही पद कहलाती है। समझ आ रहा है? जैसे मैं यहाँ पर एक शब्द बोलती हूँ, ध्यानपूर्वक देखना। लड़का बांसुरी बजाता है। अब यहाँ पर क्रिया क्या की जा रही है? बजाना। किसके द्वारा? लड़के के द्वारा। क्या बजाई जा रही है? बांसुरी। तो यहाँ पर लड़का हुआ कर्ता, बांसुरी हुआ कर्म और बजाता है हुआ क्रिया। समझ आया ना बच्चों कि शब्द है अलग अलग, लेकिन यही शब्द जब कर्ता के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं तो वो कर्ता की व्याकरणिक इकाई बन जाएगी। कर्म है या फिर क्रिया है या संज्ञा है या सर्वनाम है या विशेषण है, अपनी अलग अलग व्याकरणिक इकाई के अनुसार ही वो पद कार्य करता है। अब यहाँ पर एक वाक्य बोल रही हूं मैं, लड़का बांसुरी बजाता है। अब लड़का क्या है? कर्ता। बांसुरी क्या हुआ? कर्म। बजाता है क्रिया हुई। अब यदि मैं कर्ता में और विस्तार करूं कि है तो यहाँ पर एक शब्द, ये तो पद है लड़का। अब पद बंद कैसे बनेगा, इस चीज के और ध्यान रखो। सुंदर लड़का बांसुरी बजाता है। दो या दो से अधिक पद मिल गए हैं तो क्या बन गया? ये पदबंध। अब इसी कर्ता का मैं और अधिक भी विस्तार कर सकती हूँ। नटखट सुंदर लड़का बांसुरी बजाता है। तो आप इन लाल शब्दों को देखिए, क्या है? नटखट सुंदर लड़का। ये क्या हुआ? है कर्ता, लेकिन पदों का समूह बन गया ये। और इसी पदों के दो या दो से अधिक कितने भी हो सकते हैं। तो पदों में अगर और विस्तार किया जाए तो क्या हम बना सकते हैं इसका और अधिक वाक्य? ईमानदार नटखट सुंदर लड़का बांसुरी बजाता है। अब ये जो लाल लिखे हुए जो शब्द हैं, आप इनकी ओर ध्यान दीजिए। इसमें कर्ता का विस्तार हो रहा है। यदि इसको और अधिक विस्तार करना चाहे, और अधिक इसमें पदों का समावेश करना चाहे, पद बंद बनाना चाहे, तो क्या होगा? मेरे पड़ोस में रहने वाला ईमानदार नटखट सुंदर लड़का। तो यहाँ पर सुंदर लड़का बांसुरी बजाता है। तो यहाँ पर क्या हो गया? ये लाल लिखे जो शब्द हैं ये कर्ता के लिए प्रयोग किए गए हैं, लेकिन कर्ता का जब हमने विस्तार किया
दो या दो से अधिक पदों को हमने विस्तार पूर्वक लिखा या दो या दो से अधिक पदों को हमने मिलाया तो वो हो गया पदबंध। समझ आ रहा है बच्चों? तो क्रमानुसार हम क्या करेंगे? वर्ण, वर्णों का मेल शब्द, शब्द व्याकरणिक इकाई के तौर पर पद, और पदों का समूह क्या कहलाएगा? पदबंध कहलाएगा। और पदबंध की परिभाषा हम एक बार फिर से देखते हैं। जब एक से अधिक पद मिलकर एक व्याकरणिक इकाई का कार्य करते हैं तो उस बंधी हुई इकाई को पदबंध कहते हैं। जब एक शब्द व्याकरणिक इकाई का कार्य करेगा तो वो क्या कहलाएगा? पद कहलाएगा। और जब एक से अधिक शब्द मिलकर व्याकरणिक इकाई का कार्य करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? पदबंध बन जाएगा। पदों का समूह बन जाएगा पदबंध। तो पदबंध की परिभाषा समझ आई बच्चों? अब हम ये देखते हैं कि पदबंध में हम मुख्य तौर पर किन किन विशेषताओं का समावेश कर सकते हैं। एक पदबंध में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। सबसे पहली विशेषता जो कि परिभाषा से ही संबंधित है, क्या होगा कि पदबंध में एक से अधिक पद होने चाहिए। और पदबंध भी तभी होगा, इसकी दूसरा बिंदु क्या देखेंगे हम? पदबंध के सभी पद परस्पर संबद्ध होकर एक इकाई के रूप में कार्य करते हैं। मतलब अगर कर्ता से संबंधित है तो वो कर्ता के साथ आएंगे, कर्म से संबंधित है तो कर्म से संबंधित आएंगे, संज्ञा है तो संज्ञा के सारे पद होने चाहिए, अगर विशेषण है तो विशेषण पदावली होनी चाहिए। अगला बिंदु है पद के स्थान पर पदबंध का प्रयोग हो सकता है। यानी कि पद जो होगा एक वही शब्द होगा लेकिन पदबंध होगा पदों का समूह। अब जबकि हम पदबंध में एक से अधिक पद होते हैं तो वो क्या हुआ? वो पद से बड़ा हुआ। तो इतने अधिक शब्द होने के बावजूद भी उसमें स्पष्टता आनी आवश्यक है। हमें पदों का समूह इस प्रकार से निर्धारित करना चाहिए कि वाक्य पूरी तरह से स्पष्ट हो जाए। पदबंध युक्त जो शब्द होते हैं वो अर्थ प्रकट करने की क्षमता रखते हैं। और पदबंध एक संपूर्ण वाक्य नहीं होता, एक वाक्यांश मात्र होता है। तो इसमें ये विशेषताएं होनी चाहिए। पदबंध में उपर्युक्त जो विशेषताएं हैं उन्हीं विशेषताओं के समावेश से ही पदबंध होता है। शीर्ष पद की पहचान। शीर्ष पद की पहचान करने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप पदबंध की व्याकरणिक भूमिका को पहचानें। कि हमें ये देखना होगा कि पदबंध संज्ञा का काम कर रहा है, सर्वनाम का, विशेषण, क्रिया विशेषण किस चीज का काम कर रहा है। अब आप यहाँ पर एक वाक्य देखिए कि पवन पुत्र हनुमान ने लंका में आग लगा दी। अब इसी वाक्य को मैं एक दूसरी प्रकार से लिखती हूँ, हनुमान ने लंका में आग लगा दी। तो वाक्य तो स्पष्ट है कि हनुमान ने लंका में आग लगा दी। यहाँ पर जो हनुमान शब्द है वो पवन पुत्र पदबंध का शीर्ष पद है। समझ आया बच्चों कि शीर्ष पद क्या होता है? पदबंध का वर्गीकरण पदबंध में आए शीर्ष पद के आधार पर ही किया जाता है। यदि शीर्ष पद संज्ञा है तो संज्ञा पदबंध, यदि शीर्ष पद सर्वनाम है तो सर्वनाम पदबंध। इसी प्रकार से पद का निर्धारण किया जाता है। अब हम पदबंध के भेद जानते हैं कि पदबंध के भेद कितने हैं। नंबर 1 है संज्ञा पदबंध, नंबर 2 सर्वनाम पदबंध, नंबर 3 विशेषण पदबंध, नंबर 4 क्रिया पदबंध और नंबर 5 क्रिया विशेषण पदबंध। आगे हम इनकी विस्तार से चर्चा करते हैं। अब हम पदबंध का सबसे पहला भेद है संज्ञा पदबंध, उसकी विस्तार से चर्चा करते हैं कि संज्ञा पदबंध क्या होता है, संज्ञा पदबंध किस प्रकार से हम परखेंगे, किस प्रकार से देखेंगे संज्ञा पदबंध को। तो चलिए शुरू करते हैं। संज्ञा पदबंध की शुरू में हम परिभाषा देखेंगे। परिभाषा सुनिए बच्चों ध्यान से। वाक्य में संज्ञा का काम करने वाला पद समूह संज्ञा पदबंध कहलाता है। कि वाक्य में जो पदबंध है वो शीर्ष पद पर संज्ञा है और शेष क्या बताया था मैंने, उस पर आश्रित वाक्य होते हैं। तो इसमें जैसे एक उदाहरण के माध्यम से आप समझने का प्रयास कीजिए। मैं एक उदाहरण बोल रही हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। साल भर परिश्रम करने वाला छात्र अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो गया। साल भर परिश्रम करने वाला छात्र उत्तीर्ण हो गया।
अब यहाँ पर है साल भर परिश्रम करने वाला छात्र, यहाँ पर आ गया। अब यदि इस वाक्य को हम ये लिखें, सिर्फ यही लिखें कि छात्र उत्तीर्ण हो गया, तो क्या काम करेगा वो? पद का कार्य करेगा। अर्थ तो समझ में आता है, लेकिन वो पदबंध नहीं हुआ, वो वहां पर वो पद का कार्य कर रहा है। इसकी अपेक्षा हम क्या लिखेंगे? परिश्रम करने वाला छात्र उत्तीर्ण हो गया, तो भी हमारा पदबंध बन जाएगा। और यही वाक्य जो मैंने ऊपर बोला था, कौन सा? साल भर परिश्रम करने वाला छात्र उत्तीर्ण हो गया। तो यहाँ पर शीर्ष पद इसमें है कि क्रिया में उत्तीर्ण हो गया। कौन उत्तीर्ण हो गया? छात्र। और वो छात्र कैसा है? जो साल भर परिश्रम करता है। तो ये हो गया छात्र, यहाँ पर शीर्ष पद हो गया, और साल भर परिश्रम करने वाला यहाँ पर उसके उस पर संज्ञा पर आश्रित है। समझ आया बच्चों कि हमें संज्ञा पदबंध कैसे ध्यान रखना है? संज्ञा पदबंध में आप एक चीज का ध्यान रखना कि संज्ञा पदबंध से पहले विशेषण लगते हैं, कि संज्ञा पदबंध से पहले विशेषण लगते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने बताया ना कि छात्र कैसा छात्र है? जो परिश्रम करता है। जैसे एक और उदाहरण के माध्यम से हम समझें कि मोटा आदमी, या सुगंधित पवन, या धनी व्यक्ति, या फिर कहें हरे भरे खेत। तो यहाँ पर जो संज्ञा से पहले क्या आ रहा है? विशेषण आ रहा है। तो हमेशा जो विशेषण प्रयोग किया जाता है वो संज्ञा से पहले प्रयोग किया जाता है, और वो विशेषण किसी भी प्रकार का हो सकता है। मतलब विशेषण का भेद में से किसी भी प्रकार के आ सकते हैं। तो इसको एक और उदाहरण के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। अध्यापक का कहना नए मानने वाले छात्र कभी सफल नहीं होते। या फिर एक और उदाहरण, इसे हम एक और उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। सामने के मकान में रहने वाला शौर्य अत्यंत कुशल वीणा वादक है। अब ये कहते हैं कि शौर्य अत्यंत कुशल वीणा वादक है, तो शौर्य में क्या आ जाता है? पद आ जाता है। कौन सा पद? संज्ञा पद आ जाएगा। लेकिन हमने क्या बनाया? पदों का समूह बनाया, पदबंध बनाया हमने। सामने के मकान में रहने वाला शौर्य, तो यहाँ पर क्या हो गया? ये शीर्ष पद किस में क्या है? इसमें शीर्ष पद हुआ हमारा शौर्य, और हमारा जो पूरा पदबंध बना वो बना संज्ञा पदबंध। और देखिए उदाहरण, मेज पर रखी हुई लाल जिल्द वाली पुस्तक मेरे पिताजी की है। तो इस वाक्य में शीर्ष पद क्या है? किसके बारे में बताया गया है? पुस्तक के बारे में। और वो पुस्तक कैसी है? लाल जिल्द वाली है। कहाँ रखी है? मेज पर रखी है। पुस्तक पर आश्रित शब्द है और एक पदबंध का निर्माण करते हैं। मेज पर रखी हुई लाल जिल्द वाली पुस्तक संज्ञा पदबंध है। समझ आ रहा है बच्चों? अब हम पदबंध का दूसरा भेद, कौन सा भेद था? सर्वनाम पदबंध। उसकी परिभाषा देखते हैं। सर्वनाम का काम करने वाला पद समूह सर्वनाम पदबंध कहलाता है, और इसमें शीर्ष पद क्या होगा? सर्वनाम होगा। स्वाभाविक है कि सर्वनाम पदबंध है तो शीर्ष पद भी सर्वनाम ही होगा। इसकी परिभाषा भी परीक्षा में आ जाती है, तो आप इसी प्रकार से लिखेंगे कि यदि संज्ञा पदबंध की परिभाषा आती है तो वाक्य में संज्ञा का काम करने वाला पद समूह संज्ञा पदबंध कहलाता है, और सर्वनाम की परिभाषा आएगी तो क्या लिखेंगे आप? कि सर्वनाम का काम करने वाला पद समूह सर्वनाम पदबंध कहलाता है। अब इसका उदाहरण देखिए। सदा हंसते रहने वाले तुम आज सुस्त क्यों हो? समझ आ रहा है ना बच्चों? ये पदबंध कैसे कहलाता है? यदि हम करते कि तुम आज सुस्त क्यों हो, तो वो हो जाता पद आ जाता। तुम एक सर्वनाम पद है, व्याकरणिक इकाई का कार्य करने वाला पद है, लेकिन यहाँ पर हमने पदों का समूह बनाया है। सदा हंसते रहने वाले तुम, तो ये हो गया सर्वनाम पदबंध। बाहर से आए हुए छात्रों में कुछ मांसाहारी हैं। अब यहाँ पर बताया है कि कुछ मांसाहारी हैं। कौन से मांसाहारी हैं? जो बाहर से आए हुए छात्र हैं। बाहर से आए हुए छात्रों में कुछ मांसाहारी हैं। और उदाहरण देखिए। शेर की तरह दहाड़ने वाला वह कांप क्यों रहा है? तो यहाँ पर वह आ गया, तो वह किसका कार्य करता है? व्याकरणिक इकाई का कार्य करता है। कौन सी व्याकरणिक इकाई? सर्वनाम। वह पद क्या है? सर्वनाम है, लेकिन यहाँ पर वह पदों का समूह है। शेर की तरह दहाड़ने वाला वह कांप क्यों रहा है? तो यहाँ पर सर्वनाम का काम करने वाला पद समूह सर्वनाम पदबंध है।
अब हम पदबंध का तीसरा भेद विशेषण पदबंध कहते हैं। अब इसकी परिभाषा सुनिए। किसी संज्ञा की विशेषता बताने वाला पद समूह विशेषण पदबंध कहलाता है। परिभाषाएं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी बच्चों, कि संज्ञा का काम करने वाला संज्ञा पदबंध, सर्वनाम का काम करने वाला पद समूह सर्वनाम पदबंध और संज्ञा की विशेषता बताने वाला पद समूह विशेषण पदबंध कहलाता है। यदि संज्ञा पदबंध में से संज्ञा को छोड़ दें तो शेष क्या बचेगा हमारा? विशेषण पदबंध होगा। तो यहाँ पर आप एक चीज का ध्यान रखना प्यारे बच्चों, कि विशेषण पदबंध हमेशा संज्ञा पदबंध का अंग बनकर ही वाक्य में प्रयुक्त होता है। या हम कहना चाहेंगे कि संज्ञा पदबंध में संज्ञा को हटाने के बाद जो रचना शेष बच जाती है वो कौन सी होगी? वो विशेषण पदबंध होगी। समझ आ रहा है? विशेषण पदबंध में एक विशेषण शीर्ष पद पर स्थित होता है और शेष पद क्या होते हैं? प्रविशेषण का काम करते हैं। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। माधुरी बहुत अच्छी नृत्यांगना है। तो यहाँ पर माधुरी क्या हुआ? संज्ञा पद है। और बहुत अच्छी क्या हो गया? विशेषण पदबंध हो गया, क्योंकि ये विशेषण का समूह बन गया है, विशेषण पदों का समूह बन गया है। और किसकी विशेषता प्रकट कर रहा है? नृत्यांगना की। तो शीर्ष पद क्या हुआ? अच्छी, और बहुत क्या हुआ हमारा? प्रविशेषण, जो कि अच्छी की विशेषता प्रकट कर रहा है। और उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास कीजिए। प्रतिदिन व्यायाम और योग करने वाले लोग बीमार कम पड़ते हैं। कौन से वाले लोग बीमार कम पड़ते हैं? जो हमेशा योग करते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे पदों का समूह, इन लाल शब्दों में देखिए, पदों का समूह कहाँ तक है? प्रतिदिन व्यायाम और योग करने वाले। ये हुआ विशेषण पदबंध। अगर हम ये करते कि प्रतिदिन व्यायाम और योग करने वाले लोग, यहां तक हम करते तो क्या बन जाता हमारा? संज्ञा पदबंध बन जाता। लेकिन हमने पदों का समूह कौन सा बनाया है? पदों का समूह कहाँ तक सीमित है हमारा? प्रतिदिन व्यायाम और योग करने वाले, यहाँ तक तो ये हुआ हमारा विशेषण पदबंध। नियमित रूप से अध्ययन करने वाले छात्र अच्छे अंक लाते हैं। इसमें भी ध्यान रखिए, अगर ये लाल शब्द छात्र तक होते तो कौन सा होता है ये पदबंध? शीर्ष पद क्या होता है इसमें? छात्र। और कौन से छात्र अच्छे अंक लाते हैं? जो नियमित रूप से अध्ययन करते हैं। लेकिन लाल रंग में जो शब्द है यहाँ पर वो है नियमित रूप से अध्ययन करने वाले। तो ये कौन से पदों का समूह हुआ? ये हुआ हमारा विशेषण पदबंध। प्यारे बच्चों, इसमें एक चीज का आप और ध्यान रखना। क्या होता है कि कभी कभी मैंने तो यहाँ पर बताया कि संज्ञा समूह को छोड़कर, यानी कि संज्ञा पद को छोड़कर जो भी बाकी का समूह बचता है वो विशेषण पदबंध होता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो विशेषण पदबंध होता है वो बिना संज्ञा के भी प्रयोग कर लिया जाता है। जैसे मैं यहाँ झूठ बोलने वालों से नफरत करता हूँ। मैं झूठ बोलने वालों से नफरत करता हूँ। क्या हुआ इसका? विशेषण पदबंध क्या हुआ? झूठ बोलने वालों से। यहाँ पर झूठ बोलने वाला कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, कोई संज्ञा शब्द नहीं है, लेकिन यहाँ पर संज्ञा का लोप हो गया है तो संज्ञा पद प्रयुक्त नहीं हुआ है। तो यहाँ हुआ झूठ बोलने वालों से विशेषण पदबंध हुआ। अब हम पदबंध का चौथा भेद करते हैं, क्रिया पदबंध। क्या होगी इसकी परिभाषा? जब एक से अधिक क्रियापद मिलकर क्रिया का काम करने वाली भाषिक इकाई का निर्माण करते हैं तो वो इकाई क्या कहलाएगी? वो क्रिया पदबंध कहलाएगी। जैसे मैंने ऊपर भी बताया कि संज्ञा का काम करेंगे तो संज्ञा पदबंध, सर्वनाम का काम करेंगे तो सर्वनाम पदबंध, विशेषण का काम करेंगे तो विशेषण पदबंध, और ये भाषिक इकाई यदि क्रिया का कार्य कर रही है तो वो क्रिया पदबंध कहलाएगा। जैसे एक उदाहरण देखिए, कविता पढ़ते पढ़ते सो गई। तो यहाँ पर कविता तो हुआ संज्ञा पद और पढ़ते पढ़ते सो गई। यहाँ पर लाल शब्दों में देखिए, पढ़ते पढ़ते सो गई है तो ये पढ़ना क्या होता है? एक क्रिया है, लेकिन यहाँ पर लिखा गया है पढ़ते पढ़ते सो गई, तो ये क्रिया पदबंध कहलाएगा। अब हमें ये पता है कि क्रिया कहाँ आती है? वाक्य के अंत में आती है। तो क्रिया पदबंध भी कहाँ होगा? वाक्य के अंत में ही होगा। समझ आ रहा है ना बच्चों? ये नहीं कि जो पहले लिखा हुआ है वही पदबंध होता है। हमें
उस पद की व्याकरणिक इकाई का ध्यान रखना है कि वो पद क्या है, वो संज्ञा है, वो सर्वनाम है, वो विशेषण है या क्रिया है। तो क्रिया वाक्य के हमेशा अंत में आती है, तो क्रिया पदबंध भी अंत में ही आएगा। और क्रिया पदबंध सामान्यतः कौन कौन सी क्रियाओं से बनता है कि सामान्य रूप से एक तो उसमें मुख्य क्रिया होती है और एक उसमें सहायक क्रिया, कि मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया के मेल से ही क्रिया पदबंध बनता है। एक और उदाहरण देखिए, विद्यालय के बच्चे इस समय राष्ट्रगान गा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए लाल शब्दों में क्या है, गा रहे हैं, तो ये क्या हुआ, हमारा क्रिया पदबंध। कोई चिल्लाता जा रहा है, तो यहाँ पर लाल शब्द क्या है, चिल्लाता जा रहा है। और कोई क्या हो गया, ये सर्वनाम पद हो गया। ध्यान रखना बच्चों, पद और पदबंध में क्या अंतर है। पद एक शब्द के रूप में प्रयोग किया जाता है, व्याकरणिक इकाई के रूप में प्रयोग किया जाता है, लेकिन पदों का समूह जब व्याकरणिक इकाई के तौर पर प्रयोग किया जाता है तो वो पदबंध कहलाता है। तो यहाँ पर कोई जो है एक पद है और चिल्लाता जा रहा है, ये हमारा पदबंध। कौन सा पदबंध हुआ, क्रिया पदबंध। अब हम पदबंध का अंतिम भेद देखते हैं। क्या है हमारा अंतिम भेद, क्या था, क्रिया विशेषण पदबंध। तो इसी प्रकार से इसकी परिभाषा भी वही होगी। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं, लेकिन क्रिया विशेषण की जगह प्रयुक्त होने वाला एक से अधिक पदों का समूह क्या कहलाएगा, क्रिया विशेषण पदबंध कहलाएगा। यहाँ पर एक उदाहरण देखिए, हाथी बहुत धीरे धीरे चलता है। तो धीरे धीरे क्या है, क्रिया विशेषण है, और हमने लगा दिया यहाँ पर बहुत धीरे धीरे, तो क्या हो गया, वो क्रिया विशेषण पदबंध हो गया। क्योंकि चलना एक क्रिया की विशेषता बतला रहा है, इसलिए धीरे धीरे क्रिया विशेषण शीर्ष पद है और बहुत उस पे आश्रित पद है, तो इसीलिए यहाँ पर ये हुआ क्रिया विशेषण पदबंध। क्रिया विशेषण पदबंध में एक चीज ध्यान रखना बच्चों कि अधिकतर जो क्रिया विशेषण पदबंध वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं वो वैकल्पिक होते हैं, अर्थात मान लो उन्हें हटा भी दिया जाए तो भी जो हमारा मूल वाक्य है उसकी संरचना पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे एक उदाहरण मैं यहाँ पर बताऊं कि मीना धीरे धीरे सुबकते हुए कहने लगी। अगर हम इसको क्रिया विशेषण पद समूह कौन सा है, धीरे धीरे सुबकते हुए, अगर हम इसको हटा भी दें तो हमारा वाक्य क्या बनेगा, मीना कहने लगी, कि मीना कुछ काम कह रही है, मीना कुछ कहना चाहती है। तो इसलिए यहाँ पर क्रिया विशेषण जो पद समूह है अगर उसे हटा भी दिया जाए तो वाक्य की मूल संरचना पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैं तो तेज भागते भागते बहुत थक गया। अब यहाँ पर यही चीज देखिए, मैं तो बहुत थक गया, कैसे होगा, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और मैं तो तेज भागते भागते, भागते क्या है, क्रिया है, और क्रिया की विशेषता कैसे बताई गई है, तेज भागते भागते, तो क्रिया पद समूह, क्रिया विशेषण पद समूह क्या हुआ, तेज भागते भागते। यहीं पर हमारे पदबंध के सारे भेद समाप्त होते हैं। तो हमने क्या क्या देखा, पदबंध के भेद कौन कौन से हैं, संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। अगर पद समूह संज्ञा का कार्य करे तो संज्ञा पदबंध, पद समूह विशेषण का कार्य करे तो विशेषण पदबंध, सर्वनाम का कार्य करे तो सर्वनाम पदबंध और क्रिया विशेषण का कार्य करे तो वो क्रिया विशेषण पदबंध कहलाता है। समझ आया प्यारे बच्चों? आगे हम इसका अभ्यास भी करते हैं ताकि आप लोगों को और अच्छे प्रकार से समझ में आ जाए अभ्यास के माध्यम से। प्यारे बच्चों, अब इसका अभ्यास कार्य शुरू करें हम। चलो, पहला वाक्य बोलती हूँ मैं, यहाँ पर वाक्य बोलती जाऊंगी और आपको उसका अनुमान लगाना है कि वो पदबंध कौन सा है। पहला वाक्य बोलती हूँ, मंदिर के पास लगा पौधा सूख गया। अब आप इस वाक्य को ध्यानपूर्वक देखिए और बताइए कौन सा पदबंध है ये। जवाब है संज्ञा पदबंध। दूसरा है, वह मंदिर लगभग 200 फीट ऊंचा है। ये कौन सा पदबंध हुआ, 200 फीट, लगभग 200 फीट ऊंचा। ऊंचा क्या होता है, विशेषता होती है, तो क्या हुआ, ये विशेषण पदों का समूह है तो हुआ विशेषण पदबंध।
लकड़ी के सहारे चलते हुए वृद्ध गिर गया। अब इस वाक्य को ध्यानपूर्वक देखिए। क्या हो रहा है इसमें? क्रिया हो रही है। लकड़ी के सहारे चलते हुए, चलना क्या होता है? क्रिया होती है। तो कौन सा पदबंध हुआ? ये क्रिया पदबंध। आगे है, युवक पानी की तेज धार के साथ बहता चला जा रहा है। क्या है रेखांकित शब्द? देखिए, बहता चला जा रहा है। तो इसमें पदबंध बताइए कौन सा होगा? मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि क्रिया हमेशा अंत में आती है। तो ये यहाँ पर क्रिया समूह जो है अंत में है, तो यहाँ कौन सा पदबंध होगा? क्रिया पदबंध। अगला है, शोर मचाने वाले तुम सब बाहर जाओ। तो शोर मचाने वाले तुम तक रेखांकित शब्द है। तो क्या तुम, क्या कौन सा पद होता है? सर्वनाम पद। और यहाँ पर पदों का समूह कौन सा बन गया है? सर्वनाम पदबंध। कोई स्त्री रोती हुई जा रही है। तो ये कौन सा होगा? अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था ना। कोशिश करो बच्चों, बताने की कोशिश करो। ये है क्रिया पदबंध। आगे है, वंशी बजाने वाला मोहन बड़ा नटखट है। तो रेखांकित शब्द कहाँ तक है? मोहन तक। तो मोहन कौन सा पद है? संज्ञा। और ये पदों का समूह कौन सा हुआ? संज्ञा पदबंध। दयावान रामू काका सबकी बात सुनते हैं। तो कौन सा पद हुआ? सोचो बच्चों, ध्यान से कोशिश करो। शाबाश, ये हुआ संज्ञा पदबंध, क्योंकि रामू काका क्या है? संज्ञा शब्द है। और दयावान है तो विशेषण। मैंने आपको बताया था ना कि जब हमने भेद किए थे तो हमेशा जो संज्ञा पदबंध से पूर्व विशेषण लगते हैं। तो यहाँ पर दयावान सोचकर आप विशेषण मत लिख दीजिएगा। क्या होगा इसमें? रेखांकित शब्द हमारा रामू काका तक है, तो ये हमारा हुआ संज्ञा पदबंध। एक और वाक्य बोल रही हूं मैं। मुझ पर दया दिखाने वाले आप महान हैं। रेखांकित शब्द कहाँ तक है? आप तक है। तो ये आप शब्द कौन सा होता है? सर्वनाम है। तो ये हुआ सर्वनाम पदबंध। मुझे खट्टे मीठे आम खाने पसंद हैं। तो खट्टे मीठे आम क्या हुआ? संज्ञा पदबंध। शीला झूठ बोल रही है। कौन सा पदबंध होगा? ये तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा बच्चों। बोल रही है, बोलना क्या है? क्रिया है। और बोल रही है यहाँ पर क्रिया समूह बन रहा है, तो क्रिया पदबंध। एक उदाहरण और बोलती हूँ। राहुल ऊपर वाले कमरे में देर रात तक पढ़ता रहता है। तो आपको बताना है, इसमें पदबंध बताना है। ऊपर वाले कमरे में देर रात तक, ये कौन से पदों का समूह है? ये है क्रिया विशेषण, क्योंकि क्रिया की विशेषता बताई गई है इसमें। राहुल ऊपर वाले कमरे में देर रात तक पढ़ता रहता है। एक वाक्य है, बहुत बोलने वाले तुम आज चुप क्यों हो। रेखांकित शब्द कहाँ तक है? बहुत बोलने वाले तुम तक। तो इसमें कौन सा होगा? तुम एक सर्वनाम शब्द है, पदों का समूह हुआ सर्वनाम पदबंध, तो हमारा उत्तर होगा सर्वनाम पदबंध। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पदबंध बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। हमने इसकी विस्तार पूर्वक चर्चा की, इसके भेदों की चर्चा की हमने, और अच्छी प्रकार से समझने के लिए हमने अभ्यास कार्य भी किया। मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आप इस अध्याय को बहुत अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। तो हम अगली कक्षा में मिलते हैं एक और नए अध्याय के साथ। तब तक आप मन लगाकर पढ़ते रहिए। धन्यवाद।